गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे नहीं पता है आप ये वीडियो कब देख रहे हैं, तो जब भी देख रहे हैं आपके लिए मैंने विश कर दिया। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग काइनेमेटिक्स डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स वैसे देखें तो 11th क्लास की फिजिक्स की दूसरी लेक्चर है। जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट को हमने लेक्चर नंबर 1 कहा है, तो उसके बाद काइनेमेटिक्स आता है। काइनेमेटिक्स जेई के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और इसके काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें तो इसके काइनेमेटिक्स के 3 पार्ट्स होते हैं और उन तीनों पार्ट्स को मिलाकर के 2 क्वेश्चन तो हर साल रहते ही रहते हैं। चाहे आप जेई मेंस की बात करो, चाहे जेई एडवांस की बात करो, 2 क्वेश्चन रहते हैं। नीट में भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इजीली आ जाते हैं। इससे लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा नंबर ऑफ टॉपिक्स ज़्यादा होंगे इसके अंदर, लेकिन धीरे धीरे करके जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये स्कोरिंग है, अच्छे से पढ़ लिया, प्रैक्टिस कर लिया तो +4 मार्क्स आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम निशांत कुमार है और मैं जेई कोच हूँ। जेई और नीट दोनों तरह के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स, जो काइनेमेटिक्स की बेसिक डेफिनेशन है बच्चों, वो बेसिक डेफिनेशन है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with motion of an object without considering the force या forces that cause that motion। तो ये काइनेमेटिक्स का बेसिक डेफिनेशन है। काइनेमेटिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन जिस फोर्स की वजह से वो मोशन हुआ उस फोर्स के बारे में हम कोई कंसिडरेशन या कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। फोर्स के बारे में इसमें नहीं पढ़ना है। जो अगला चैप्टर आएगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें हम फोर्स का काफ़ी डीप में स्टडी करेंगे। बच्चों, डीप के बारे में मैंने बोला तो मुझे एक चीज़ याद आया, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस चैनल पे यहाँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये कंप्लीट आपको टोटल A to Z कॉन्सेप्ट डिस्कस करूँगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँगा, कोई भी चीज़ आपकी यहाँ पे मिस नहीं होगा। तो आप कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करते रहें, 100% कंसिस्टेंट रहें, कंसंट्रेट होकर के पढ़ाई करें, आसपास की डिस्टर्बेंसेस को हटा दें। तो जो मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिलीवर करूँगा, अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल उठा करके सॉल्व कर लेना, या किसी भी इंस्टीट्यूट की नोट्स को मॉड्यूल को कंपेयर कर लेना, किसी भी बुक को सॉल्व कर लेना, आप सब आपसे सॉल्व होगा, सब में आप आगे रहेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, हर एक बच्चे के लिए अवेलेबल है ये। तो यहाँ पे 11th 12th की हर पूरी फिजिक्स में डिस्कस करूँगा, अप टू जेई एडवांस, और नीट वाले बच्चों के लिए अप टू नीट। लास्ट में जब मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा तो जेई मेंस के लिए अलग से वीडियो रहेगा, एडवांस के लिए अलग से रहेगा और नीट के लिए अलग से रहेगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स का बेसिक डेफिनेशन मैंने लिख दिया, इसको ध्यान में रखिएगा। बच्चों, काइनेमेटिक्स को जो हम स्टडी करेंगे उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके स्टडी करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, जो पहला पार्ट होगा वो रेक्टिलिनियर मोशन होगा। रेक्टिलिनियर मोशन, या फिर इसी को हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, या फिर इसी को हम मोशन इन 1D बोलेंगे। ये रहा। तो पहला चैप्टर तो ये होगा रेक्टिलिनियर मोशन। इसके 3 नाम्स हैं, और भी नाम्स हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, नामों में क्या रखा। जो दूसरा नंबर होगा बच्चों वो होगा मोशन इन अ प्लेन, और जो तीसरा होगा वो होगा बच्चों रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन, या फिर इसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी बोलेंगे, राइट।
जो मोशन इन प्लेन है वो रेक्टिलिनियर के बाद अगला चैप्टर होगा, और जो मोशन इन प्लेन को हम लोग स्टडी करेंगे तो इसी में आता है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा भी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में, इसी में आएगा। तो ये है काइनेमेटिक्स के 3 पार्ट्स। और जो सर्कुलर मोशन है बच्चों, सर्कुलर मोशन को इधर हमने कंसीडर नहीं किया है। सर्कुलर मोशन को अलग से एक सेपरेट चैप्टर बना करके हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे उसके बारे में डिस्कशन कहीं कुछ भी नहीं होगा। काइनेमेटिक्स का ही एक पार्ट है लेकिन उसको अलग करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा सा चैप्टर होगा, है सर्कल में, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो गोल गोल घुमा देगा आपको। तो बिल्कुल भी एकदम फिक्र ना करें, आप लोग लास्ट में पढ़ेंगे उसको। लास्ट में क्या मतलब, ये जो काइनेमेटिक्स पढ़ लेंगे और लॉज ऑफ मोशन पढ़ लेंगे, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और जेई में उसके भी क्वेश्चंस आते हैं, जेई एडवांस में खासकर क्वेश्चन आता है, अच्छा खासा तगड़ा क्वेश्चन आता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें नोट कर लीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ इसको मिटाकर। चलिए, जो पहला टॉपिक आता है बच्चों काइनेमेटिक्स के अंदर, वो टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन। आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा, रेस्ट एंड मोशन चैप्टर ही है। जो रेस्ट एंड मोशन की बात कही गई है बच्चों, वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट होता है, टोटली ऑब्जर्वर पे डिपेंडेंट होता है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या नहीं, या मोशन में है या नहीं, ये सिर्फ उस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में नहीं बोल सकते आप। 2 रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जर्वर। अगर दोनों में से किसी एक को हटा दिया आपने तो आप डिफाइन ही नहीं कर सकते कि द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और इन मोशन। जो रेस्ट होता है वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है, और जो मोशन होता है वो भी किसी के रिस्पेक्ट में होता है। जैसे मान लो एक ट्रेन है और उस ट्रेन के अंदर आप बैठे हो और एक आपका दोस्त यहाँ बैठा है, यहाँ आपका दोस्त बैठा है और यहाँ आप आमने सामने बैठे हो ट्रेन में, राइट। तो जब आपका दोस्त यहाँ बैठा हो, ट्रेन चल रही है अपना, आपका दोस्त यहाँ बैठा है, आप यहाँ बैठे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में आपका दोस्त रेस्ट में है। भाई उसकी पोजीशन कहाँ चेंज हुई है? कहीं पोजीशन कोई चेंज नहीं हुआ, तो आप बोलोगे कि मेरे रिस्पेक्ट में मेरा दोस्त जो है रेस्ट पे है। लेकिन अब एक बाहर दूसरा तीसरा बच्चा खड़ा है, वो तीसरा बच्चा बोलेगा कि आप और आपका दोस्त दोनों मोशन में हो, साथ में चल रहे हो। तो जो आपका दोस्त आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, वही आपका दोस्त किसी और के रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो इसलिए रिस्पेक्ट की बात है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है इस केस में, कि किस फ्रेम की बात कर रहे हो, या ऐसे बोलो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। तो जो रेस्ट एंड मोशन का कॉन्सेप्ट है वो टोटली ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है। आई होप इतना क्लियर है। एक और छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे गाड़ी में हम लोग चलते हैं, तो गाड़ी में मैं कार चला रहा हूँ, आप मेरे बगल में बैठे हैं, तो बगल में बैठ करके जब आप मुझे देखेंगे तो आपके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूँ और मेरी रिस्पेक्ट में आप रेस्ट में हो। भाई आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, जहाँ आप पहली सेकंड में थे 10वीं सेकंड के बाद भी आप वहीं पे हो। तो मेरे रिस्पेक्ट में आपका पोजीशन नहीं चेंज हुआ। लेकिन जो बाहर ठेला वाला लगा रखा है, जो कुल्हड़ पे चाय बेच रहा है, उसके रिस्पेक्ट में मैं भी मोशन में हूँ और आप बगल में बैठे हो, आप भी मोशन में हो। तो हम दोनों मोशन में हैं। किसके रिस्पेक्ट में? बाहर किसी इंसान के रिस्पेक्ट में, राइट। अगर उस बाहर वाले इंसान की बात करें तो आप, मैं और आप दोनों आदमी हम लोग रेस्ट पे थे, लेकिन वो बाहर वाला आदमी पीछे चला जाएगा। गाड़ी हम चला रहे हैं भले ही, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पे हैं। बाहर वाला इंसान पीछे चला गया। तो अगर हम अपनी बात करेंगे तो हम ऑब्जर्वर हैं, अपने आप को रेस्ट पर मान लेंगे। तो जो बाहर कुल्हड़ पे चाय बेच रहा है, जो रोड के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है, वो हमारी रिस्पेक्ट में मोशन में पीछे चला गया। कार में जब एक छोटा बच्चा बैठा होता है, 1 साल का बच्चा होता है, वो बैठा होता है, क्या दिखता है? कार चल रहा होता है आगे, उसको क्या दिखता है कि मैं रेस्ट पे हूँ और मैं अपनी मम्मी के गोद में हूँ, मम्मी भी रेस्ट पे है। और पीछे से कुछ पार होता है तो वो खिड़की में से सर निकल के ऐसे दिखता है, कहाँ गया? तो वो उसको लगता है कि जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया चल रही है और मैं रेस्ट पे हूँ। यही रेस्ट एंड मोशन का असली कॉन्सेप्ट है। ऑब्जर्वर को समझ लो आप। वेयर इज ऑब्जर्वर? जो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट है, अगर वो आप समझ गए तो रेस्ट एंड मोशन के कॉन्सेप्ट को समझ गए। चलिए, तो रेस्ट एंड मोशन के बारे में एक बात लिख दे रहे हैं कि इट इज ऑब्जर्वर
डिपेंडेंट। अब आप समझ गए होंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। जो रेस्ट को डिफाइन करेंगे उसमें बोल देंगे रेस्ट, रेस्ट को बोलेंगे if the position of an object does not change with respect to time, with respect to observer। ये ध्यान रखना, अगर ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। जैसे आप यहां खड़े हैं, आप रोड पर खड़े हैं, तो आप हैं रेस्ट पे, और यहां एक कार है और ये कार जिस पोजीशन पे थी हमेशा उसी पोजीशन पर रहे। इसकी पोजीशन ही चेंज, ये वेक्टर एक्स है, इसकी पोजीशन आपके रिस्पेक्ट में चेंज ही नहीं हो रही है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर यहीं पे थी, टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड पे यहीं पे है, टाइम t इज इक्वल टू 50 सेकेंड पे भी यहीं पे है। तो हम बोलेंगे ये जो कार है, ये कार इस मैन के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। ऐसे ही हम मोशन को डिफाइन करेंगे, जस्ट इसके उल्टा कर देंगे जैसे हमने यहां पे लिखा है। इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस with respect to time, with respect to observer, then the object is said to be in motion। जैसे आप यहाँ खड़े हैं और आप अभी भी बच्चे रेस्ट पे हैं, ग्राउंड पे खड़े हैं। यहाँ एक कार है, अब ये कार आगे मूव कर गई, इस कार के पास वेलोसिटी v है और जो आपकी पोजीशन यहाँ से है वो कंटिन्यूअस चेंज होती रहेगी। पहले ये कार यहाँ पे है, अब ये कार यहाँ से मूव करके यहाँ आ जाएगी। तो आप बोलोगे कि इस मैन के रिस्पेक्ट में इस कार की पोजीशन चेंज हो रही है समय के अनुसार, तो हम बोलेंगे द ऑब्जेक्ट यानी कि एक कार इस मैन के रिस्पेक्ट में मोशन में है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना चीज़ें। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बातें वो बाद में करेंगे, अभी इतना रेस्ट और मोशन आपने समझ लिए तो मैं इसको मिटाऊंगा, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट चेक करते हैं। टॉपिक है बच्चों डिस्टेंस। आपको पता होगा डिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं। पहले यहाँ पे इसके बारे में कुछ बातें लिखते हैं। पहली बात ये है कि इट इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो एक्चुअल लेंथ कवर होता है उसको बोलते हैं। जैसे मान लो यहाँ से ये ए पॉइंट है, यहाँ से आप चलना शुरू किए और इस बी पॉइंट पे पहुँच गए, लेकिन आप डायरेक्ट ए से बी पे नहीं गए हो। पहले आप यहाँ पे आए हो सी पॉइंट पे, फिर आप गए हो डी पॉइंट पे, फिर आप गए हो ई पॉइंट पे, एंड देन आप गए हो बी पॉइंट पे। तो आपकी जर्नी इस तरीके से हुई है, डायरेक्ट नहीं हुई है। तो इसको हम बोलेंगे
ये जो एक्चुअल लेंथ कवर हुआ है ऑब्जेक्ट का, ये है डिस्टेंस। और आप जानते हैं कि जब इनको हम डायरेक्ट एक सिंगल लाइन से मिला देंगे तो ये सिंगल लाइन होगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस हुआ एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बच्चों जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी। और ये जो डिस्टेंस होता है ये डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो हो जाएगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हैं। अब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा। दूसरा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर लेना, शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट लेंथ। जैसे ये एक पॉइंट है जो हमने ऊपर लिया था वही, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो अब छोड़ दो कि आप ऐसे ऐसे घूम के गए या कैसे गए, उससे मतलब नहीं है। डायरेक्ट ए और बी को ज्वाइन करो और ए और बी के बीच में जो एस होगा वो एस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ बातें करते हैं। पहली बात ये होगी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता है। दूसरी बात ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है। अब चेक करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकता है। उसको चेक करने के लिए हमें डिस्टेंस मिटाना पड़ेगा। मिटा दे रहे हैं। मान लो इस पॉइंट से एक इंसान है, दौड़ना शुरू किया, दौड़ते 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 इस पॉइंट पे आया और इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर एक्स ऐसे है, यहां से चल करके इस पॉइंट पे आया। अब वो इस पॉइंट से टर्न होकर के दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते 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 वापस इस पॉइंट पे आया और इसको क्रॉस करके यहाँ आ गया। तो क्रॉस करके जो इस पॉइंट तक पहुंचा, तो अब इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो आपने चेक किया होगा कि यहाँ से लेके पहले यहाँ गया और यहाँ से घूम के वापस यहीं पे आया। तो जहाँ से चला वहीं पे वापस घूम के आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। अब वहाँ से और पीछे आया हुआ है, तो ये जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा एस, यही एक्चुअल में इसका डिस्प्लेसमेंट है, राइट। यानी कि हम इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट के बीच का लेंथ मेजर कर लेंगे और वो लेंथ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और देखना, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, उसमें डायरेक्शन भी होता है। तो अगर आपने इस तरफ के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो इसके ऑपोजिट का डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इस तरफ मूव कर रहा है बच्चों, तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बोला है इट कैन बी नेगेटिव। दूसरी बात, तीसरी बात, एक और चीज नोट करना इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और वो बात ये है कि डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे बोल देना डिस्टेंस, कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या उसके बराबर हो जाएगा। तो बराबर है या बड़ा हो जाएगा। जैसे इस केस में अगर हम डिस्टेंस मेजर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप x1 बोल दो, यहाँ से लेके यहाँ तक अगेन, या x ही तो है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक x, यहाँ से वापस आया तो x यानी कि 2x, और उसमें ये हो गया s। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें बच्चों, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ गया x, यहाँ से यहाँ आया x, यानी कि 2x प्लस, अब इसमें ये जोड़ दो, कुछ और पीछे गया है
तो एस जोड़ दो, तो ये हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो हो गया एस। तो चेक कर लो, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट इन दिस केस। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें इस पॉइंट में, तो इस पॉइंट में ए से लेकर के बी तक स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्टेंस जितना होगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो फॉर अ स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। नोट कर लीजिए, फॉर ए स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसमें ध्यान रखना, डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज्ड। डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन में डायरेक्शन चेंज कर सकते हो ना आप, यहां से लेके यहां तक आया तो वो स्ट्रेट लाइन, यहां से वापस इस पॉइंट पे गया तो स्ट्रेट लाइन, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्शन शुड नॉट बी चेंज। इतना कॉपी कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए बच्चों, पहला एग्जाम्पल है, ये एक सर्कुलर पाथ है और इसमें इस ए पॉइंट से कोई बच्चा चलना शुरू किया और ऐसे चलते चलते बी पॉइंट पे चला आया। मान लिया कि इसका रेडियस गिवन है 5 मीटर। तो आपको इस केस में बताना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। इसको सॉल्व कीजिए आप वीडियो को पॉज करके। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं। यहां से एक बच्चा चलना शुरू किया, इस पॉइंट पे आया, इसका नाम ए रख लो, इसका नाम बी रख लो। यहां से ऐसे ऊपर गया, इस पॉइंट का नाम सी रखा, ऐसे आया, इस पॉइंट का नाम डी रखा और यहां आकर के खड़ा हो गया। ए से बी का डिस्टेंस 5 मीटर है, बी से सी का डिस्टेंस 5 मीटर है, सी से डी का भी 5 मीटर है। आपको इस केस में भी बताना है डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। आई होप अपने फर्स्ट वाला ट्राई कर लिया होगा। मैं सॉल्व कर रहा हूं, चेक करेंगे आप लोग। देख बेटा, डिस्टेंस पूछा गया है, तो ए से बी तक चल के आने का ये रास्ता है, ऐसे पाथ फॉलो करते हुए बी पे आना है आपको। यानी कि अगर हम नीचे वाले पोर्शन को भूल जाएं तो ए से बी सेमी सर्कुलर पाथ है, और जो सेमी सर्कुलर पाथ एक्चुअल में इसने कवर किया हुआ है वो पाई इंटू आर कवर किया है। पूरा एक चक्कर मारने पे 2 पाई आर होगा, तो आधा चक्कर मारने पे कितना होगा, पाई आर। सर्कमफ्रेंस की बात हुई, हाफ सर्कमफ्रेंस पाई इंटू आर। तो आर की वैल्यू 5 है, तो 5 पाई मीटर हो गया। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछें तो ए से लेकर बी तक शॉर्टेस्ट पाथ चेक कर लो। तो यहाँ से ये रहा शॉर्टेस्ट पाथ, ये यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, तो टोटल 10 मीटर हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में होगा 10 मीटर, राइट। चलिए इस केस में देखते हैं। डिस्टेंस अगर चेक करेंगे तो ये 5 और ये 5 10 और ये 5 15, तो 15 मीटर डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट अगर चेक करेंगे तो ए से डी को एक सिंगल लाइन के थ्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। ज्वाइन कर दिया, एक काम करेंगे, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे और इसको नीचे एक्सटेंड कर देंगे हम। तो ये टोटल लेंथ 5 होगा। यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 ही होगा। यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 मीटर होगा। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो ए से लेकर डी तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल में एच स्क्वायर ए डी हो जाएगा। ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, और इस पॉइंट का नाम कुछ और रख दो, ई नाम रख दो। ए ई का स्क्वायर प्लस ई डी का स्क्वायर।
तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से यहाँ तक का स्क्वायर करोगे 5 और 5 10 और 10 का स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक 5 है तो 5 का स्क्वायर, यानी कि हमें AD मिल जाएगा अंडर रूट 100 और 25 125, इसका मतलब है 5 रूट 5 मीटर आया। ये हमारा आंसर हो गया। डिस्टेंस है 15 मीटर और डिस्प्लेसमेंट है 5 रूट 5 मीटर। देख बेटा 5 रूट 5 15 से कम आएगा और 10 5 पाई से कम आएगा, पाई इक्वल 3.15, तो ये 15 से ज़्यादा हो जाएगा ना, ये तो कम आएगा। यानी कि यहाँ से इस एग्जाम्पल से क्लियर है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आई होप क्लियर होगा। मैं इसको रब करके नेक्स्ट एक एग्जाम्पल स्पीड और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नाम है स्पीड। ओके ऑलराइट। देखो बेटा, मान लो आप किसी कार में बैठे हो, हमारे साथ मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ, आप बगल में बैठे हो, हम लोग फर्स्ट क्लास BMW कार में बैठे, मर्सिडीज में। सपना बड़ा देखना है, छोटा मोटा ऑल्टो में क्या बैठना है यार। तो BMW में बैठे हैं हम लोग, मैं चला रहा हूँ, तुम बैठे हुए हो। मैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा हूँ। मैंने अगर तुमसे पूछा कि डिफाइन करो इस केस में स्पीड कितना होगा, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? सोचो, मन में सोचो। स्पीड का बेसिक डेफिनेशन डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ये 9th क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, इनको भूल जाओ, ठीक है? इतना आता है, इट्स ओके। अब इससे आगे थोड़ा बड़ा कुछ जानना है, कुछ अच्छा चीज़ यहाँ से निकालना है हमें। तो 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में कार 80 किलोमीटर तय करेगी। अभी भी बात तो वही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 80 किलोमीटर कितने देर में? 1 घंटे में। अगर 40 किलोमीटर पर आवर चलेगा तो 40 किलोमीटर कितने देर में? तो 1 घंटे में। अब इसको थोड़ा सा हमें एक स्टेटमेंट, एक अट्रैक्टिव स्टेटमेंट निकालना है। तो मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, स्पीड टेल्स अस अबाउट हाउ फास्ट द कार इज मूविंग। सिंपल। स्पीड का सिर्फ इतना मतलब ध्यान रखना कि हाउ फास्ट द कार इज मूविंग। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, किस तरफ जा रही है इससे कोई मतलब नहीं है। 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब बस इतना स्पीड गिवन है, वो 80 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड है। आई होप इट्स क्लियर। तो अगर आपसे अब आज के बाद कोई भी स्पीड पूछेगा तो सिर्फ इतना बताना, इट टेल्स अबाउट हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। चलिए लिखेंगे, इट टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। आई होप इट्स क्लियर। और वो सब बातें आप जानते ही हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। ये स्पीड का बेसिक जो आपने पहले पढ़ रखा है वो फॉर्मूला हो गया। डिस्टेंस और टाइम दोनों स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ से स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी होगा। तो स्पीड एक स्केलर होगा, स्केलर क्वांटिटी। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट डिस्टेंस मीटर में मेजर होता है, अपॉन टाइम तो नीचे सेकंड होगा, तो मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट होता है। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास बच्चों यूनिट है तो उसके पास डायमेंशन भी होगा, कंपलसरी है। इसका डायमेंशन मेरे बच्चे सब कोई जानता है, मीटर के लिए L, सेकंड ऊपर जाएगा और T-1, तो ये हो जाएगा LT-1। आप M0LT-1 भी लिख सकते हो, चलेगा। तो ये स्पीड की बात हो गई। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं वेलोसिटी की। बच्चों इसको वेलोसिटी नहीं बोलना है, ये वेलोसिटी है। बहुत सारे बच्चे वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी है।
जैसे अभी अभी हमने यहाँ पे एक अट्रैक्टिव डेफिनेशन लिखा हुआ है कि स्पीड इट टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ठीक उसी तरीके से वेलोसिटी का भी एक अट्रैक्टिव डेफिनेशन होगा और वो डेफिनेशन हमें निकालना है। जो हम वेलोसिटी लिखते हैं वो चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम लिखते हैं, पोजीशन के रिस्पेक्ट में बताते हैं। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेलोसिटी के लिए हमें चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम लिखना है। तो जिस तरीके से हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्पीड बताता है, उसी तरीके से वेलोसिटी हमें बताएगा हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन। तो लिखेंगे इट टेल्स हाउ फास्ट an object is changing its position। ये हुआ। यहाँ से स्पीड वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंजिंग इट्स पोजीशन है, तो हम लिखेंगे चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। ये वेलोसिटी का डेफिनेशन हुआ, चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। चलिए कुछ बातें यहां भी करते हैं हम लोग। वेलोसिटी v इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन की बात कही गई है। चेंज इन पोजीशन को अगर हम लिखें तो वो होगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम t बोल सकते हैं हम लोग। ये होगा दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा t भी लिख सकते हैं। इनिशियल टाइम को 0 मान लेना, फाइनल टाइम को t मान लेना, तो डेल्टा t के जगह पे फिर t ही आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी हो गया। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होता है बच्चों, वेक्टर साइन लगा देंगे यहाँ पे। ये हुआ। यहाँ से इस वेलोसिटी के बारे में कुछ बातें करेंगे, जैसे स्पीड के बारे में कुछ बातें हुई थी वैसे वेलोसिटी के बारे में। पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो भी करता है, तो इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा अगर इसकी यूनिट की बात करें हम, तो यूनिट होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर यूज़ करेंगे, टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड यूनिट होगा। अगर यूनिट है तो डायमेंशन भी होगा, और मीटर के लिए लेंथ यूज़ करेंगे, टाइम के लिए टी यूज़ करेंगे, तो LT-1 इसका डायमेंशन होगा। आई होप इट्स क्लियर। जो बातें यहाँ वही बातें यहाँ, लेकिन एक बात इसमें और है। जो हमने डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिखा हुआ है, उसमें अगर डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, यानी कि समय में बहुत छोटा सा चेंज हुआ है, तो उस केस में हम इस वेलोसिटी का यूज़ ना करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज़ करेंगे, v इंस्टेंटेनियस, एंड दिस विल बी इक्वल टू dx अपॉन dt होता है। dx अपॉन dt, ये dx अपॉन dt हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है। यहाँ पे एक वेक्टर साइन लगा देना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट। जैसे t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 15 सेकेंड की बात करना है, तो अगर पूरी जर्नी का 1 से लेकर 15 तक का बात करें हम, तो वो एवरेज वेलोसिटी के अंदर आएगा। लेकिन मैंने पूछा वेलोसिटी एट 8th सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 8 सेकेंड पर कितना है वेलोसिटी, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, बिकॉज किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे मैंने पूछा है आपसे। तो उसके लिए इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। जब हम आई थिंक 3rd या 4th लेक्चर में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी इतना कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हम लोग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी देखते हैं। टॉपिक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आप जानते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन
टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड हो गया। ऐसे ही एक एवरेज वेलोसिटी भी होता है, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिखा था, वेलोसिटी के केस में टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा। जहाँ जहाँ स्पीड की बात होगी वहाँ वहाँ सिर्फ डिस्टेंस की बात होगी, और जहाँ जहाँ वेलोसिटी की बात होगी वहाँ वहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात होगी। तो एवरेज वेलोसिटी में हम लिखेंगे यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर जो एवरेज वेलोसिटी, ये VAV ऐसे डिनोट करते हैं एवरेज वेलोसिटी को। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2 भी लिख सकते हैं। आप जानते ही हैं किसी भी चीज़ का एवरेज ऐसे ही निकालते हैं, तो हम एवरेज वेलोसिटी का ही फॉर्मूला लिख सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गया वेलोसिटी के केस में, यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं बच्चों, वो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन होता है। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान जाइए। तो डिस्प्लेसमेंट अगर S लिख रहे हैं तो S इज इक्वल टू डेल्टा x होगा, चेंज इन पोजीशन। इतना कॉपी कीजिए। इसके बाद अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जो एवरेज स्पीड की बात करते हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं, जेई में, नीट में, दोनों में। PYQs में आप जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे भी कुछ PYQ हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है अ ट्रेन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड्स v1 एंड v2 इन इक्वल टाइम इंटरवल, फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। चलिए देखना बच्चे, एक डायग्राम बनाएंगे। ये ट्रेन की जर्नी है, ये इसकी हाफ जर्नी हुई, ये डिस्टेंस है d और ये डिस्टेंस भी होगी d, राइट। पहली जर्नी स्पीड उसने विद स्पीड v, पहली जर्नी उसने v स्पीड से कवर किया है, तो ये v स्पीड से। और दूसरी जर्नी में एक इंटरवल नहीं, मतलब एक पॉइंट है जिससे कि 2 पार्ट्स में बंट चुका है। तो पहली पार्ट उसने v1 वेलोसिटी से कवर किया, दूसरी पार्ट v2 वेलोसिटी से कवर किया। मान लो बच्चे इस केस में उसको टाइम लगा t1, इस केस में टाइम लगा t और इस केस में भी टाइम लगा t। तो अब इस केस में हमें निकालना है एवरेज स्पीड, और हम अभी अभी देखे हैं एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस होगा, ये रहा d और ये रहा d, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d अपॉन टोटल टाइम की बात करें तो t1 प्लस t, तो हमें मिल जाएगा t1 प्लस 2t। अब यहाँ चेक करेंगे, ये जो d है, डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम t1, तो यहाँ से t1 मिल जाएगा d अपॉन v। इस केस में चेक करोगे तो d इज इक्वल टू इतना के लिए अगर हम कवर करें तो v1t और इतना के लिए कवर करें तो v2t, तो हम लिख देंगे v1 इंटू टाइम t प्लस v2 इंटू टाइम t। क्लियर ना? टोटल यहाँ से यहाँ तक d है, तो इस केस में हाफ में v1 इंटू टी कर देंगे, नेक्स्ट हाफ में v2 इंटू टी कर देंगे, तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। वही काम ने किया है यहाँ से। अब यहाँ से अगर t की वैल्यू चेक करें तो t इज इक्वल टू d अपॉन v1 प्लस v2 होगा। यहाँ पे 2t हमें चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2t इज इक्वल टू 2d अपॉन v1 प्लस v2 होगा। पुट करेंगे यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू 2d अपॉन t1 के जगह पे d अपॉन v पुट कर देंगे,
तो हमें मिलेगा d अपॉन वी प्लस, यहाँ 2t है और इस 2t के जगह पे ये 2t की वैल्यू पुट कर देंगे, 2d अपॉन वी वन प्लस वी टू। तो हमें मिल जाएगा 2d अपॉन वी वन प्लस वी टू। देख बेटा d से d कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन v प्लस 2 अपॉन वी वन प्लस वी टू। एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे v इंटू वी वन प्लस वी टू और यहाँ मिल जाएगा वी वन प्लस वी टू प्लस वी, यानी कि इसको ऊपर भेज देंगे। अच्छा 2 बच गया तो यहाँ पे 1 की जगह पे 2 होगा, सॉरी। तो दिस विल बी इक्वल टू, ये चला जाएगा ऊपर और हमें मिल जाएगा 2v इंटू वी वन प्लस वी टू अपॉन v प्लस वी वन प्लस वी टू। ये रहा हमारा आंसर। तो चेक करेंगे ऑप्शन कौन सा ट्रू होगा। 2v इंटू वी वन प्लस वी टू अपॉन v प्लस वी वन प्लस वी टू। कहीं कोई मिस्टेक हुआ है क्या, जरा यहाँ चेक करेंगे। अच्छा ये 2 छूट गया, ये 2 तो यहाँ भी 2 होगा, ये वाला 2 छूट गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। 2v इंटू वी वन प्लस वी टू, 2v इंटू वी वन प्लस वी टू अपॉन 2v प्लस वी वन प्लस वी टू अपॉन 2v प्लस वी वन प्लस वी टू। आई होप क्लियर होगा। तो जो जेई में और नीट में एवरेज स्पीड से क्वेश्चन आए हुए हैं वो बेसिकली 2 या 3 पार्ट्स में स्प्लिट करके पूछा गया है। आप इसको कॉपी कर लीजिए, इसको समझिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है बच्चों, कह रहा है अ मैन गोज टू हिज ऑफिस फ्रॉम हिज होम एट अ फिक्स्ड स्पीड डेली, बट टुडे ही डिसाइडेड टू रिड्यूस हिज स्पीड बाय 20%. As a result, he reaches his office 16 minutes late. What is his actual or original time he takes to reach his office daily? वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए, मैं ट्राई कर रहा हूं, आप मैच कीजिए। बच्चों मान लिया लेट हिज फिक्स्ड स्पीड इज इक्वल टू वी। जो घर से ऑफिस का डिस्टेंस है वो d माना हमने, तो d इज इक्वल टू वी इंटू टी होगा। तो यहाँ से हमें t इज इक्वल टू डी अपॉन वी मिल जाएगा। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, इससे कोई इसका ज़रूरत भी नहीं है वैसे। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। अब एक दिन उसने किया ऐसे कि रिड्यूस हिज स्पीड बाय 20%. As a result, he reaches his office 16 minutes late. तो देखो बेटा, भले ही ये स्पीड बढ़ाओ घटाओ, टाइम ज़्यादा लगे कम लगे, डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा। तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू स्पीड रिड्यूस कर दिया 20%, तो जो v के जगह हमने 0.8 v लिख देना है इनटू, अब यहाँ पे टाइम 16 मिनट्स ज़्यादा लगा, लेट पहुँचा, तो t प्लस 16 हो जाएगा, 16 मिनट ज़्यादा लगा। तो यहाँ से d इज इक्वल टू, एक काम करेंगे इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे इसको और 1 को उठा के 2 में पुट कर देंगे, तो d के जगह पे v इंटू टी आएगा। तो इस d के जगह पे हो जाएगा v इंटू टी इज इक्वल टू यहाँ पे 0.8 v प्लस t प्लस 16 हो जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। v एंड v विल कैंसल आउट ईच अदर एंड हमें यहाँ से टाइम मिलेगा t इज इक्वल टू 0.8t प्लस 0.8 इंटू 16 करेंगे 12.6 मिलेगा, 12.6। यहाँ से टाइम लिख देंगे तो हमें मिलेगा 0.2t इज इक्वल टू 12.6, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 12.6, ये 12.8 होगा, सॉरी, तो ये हो जाएगा 12.8 और टाइम t इज इक्वल टू 12.8 डिवाइडेड बाई 0.2,
तो हमें मिल जाएगा ये कितना टाइम हो जाएगा 64 मिनट मिला। 64 मिनट इज आवर फाइनल आंसर। 64 मिनट उसको डेली लगता है अपने ऑफिस पहुंचने में।